मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में। हम लोग हैं अपने मूल विधि की क्लास में और मूल विधि की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं के संरक्षण संबंधी भारत के विधिक प्रावधानों पर। तो इसकी जो मूल क्लास थी उस मूल लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीफ किया था भारत के संविधान और भारत के वो प्रमुख संसदीय कानून जहाँ जहाँ महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया गया है। महिला, बच्चे और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो प्रोटेक्शन के प्रावधान हैं हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। इसके ठीक पहले हम लोगों ने डाउरी एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर बात करी थी। आज महिलाओं के प्रोटेक्शन से जुड़े एक और कानून, और वो कानून है कौन सा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग हर बार की तरह जैसा किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए हम लोग जैसे बेस बना के चले हैं कि सबसे पहले तो उस अधिनियम का छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं, माने उस अधिनियम की कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले अधिनियम का नाम क्या है? तो अधिनियम का नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो ये आप देखेंगे कि विस्तार संपूर्ण भारत में है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है और यह अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, माने संसद ने पारित किया। राष्ट्रपति की स्वीकृति इस अधिनियम को मिली 13 सितंबर 2005 को। ठीक, 13 सितंबर 2005 को। और अधिनियम के लागू होने की तिथि है 17 अक्टूबर 2006। तो याद रहे 17 अक्टूबर 2006 और स्वीकृति मिली 2005 सितंबर 2005 में। और इस अधिनियम में कुल 37 धाराएं हैं। कितने? 37 धाराएं हैं। और अधिनियम का अगर उद्देश्य है देखा जाए तो अधिनियम का उद्देश्य है परिवार के अंदर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए संरक्षण। ठीक, तो जो घरेलू हिंसा जिसको बोल रहे हैं इस अधिनियम में, हिंसा माने घर के अंदर, परिवार के अंदर महिलाएं जो सामाजिक समस्याएं घरेलू हिंसा से पीड़ित थीं उनको संरक्षण प्रदान करना, उनके लिए अनुतोष के प्रावधान करना, कहाँ वो शिकायत करें, फिर किस प्रकार से उनका प्रोटेक्शन होगा, ये सारा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। ठीक, तो महिलाओं के प्रोटेक्शन से संबंधित ये कानून है। तो मोटे तौर पर तो अधिनियम के शुरुआत में ही कानून, कोई भी कानून हो वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वैसे यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे कि कुल कितनी धाराएं हैं, यह अधिनियम कब लागू हुआ, या इनमें से घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य नहीं है। या बहुत बार इस अधिनियम से सवाल पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ठीक, तो मोटे तौर पर आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। अगर हम देखें कि इस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, आइए देख लेते हैं मोटे तौर पर इस अधिनियम में है क्या। तो इस अधिनियम में सबसे पहली बात तो घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये बताया गया है, एक बात। दूसरा, व्यथित व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, जो व्यथित व्यक्ति है उसके क्या अधिकार हैं, माने जो महिला पीड़ित है घरेलू हिंसा से उसके क्या राइट्स हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, क्या केवल महिला ही या कोई और भी दर्ज करा सकता है, और कहाँ करा सकता है शिकायत दर्ज, हम कहाँ कराएंगे। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता कौन होते हैं और इनकी शक्तियाँ और कर्तव्य क्या हैं, और साथ ही साथ इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यथित व्यक्ति हैं उनको क्या क्या अनुतोष प्राप्त हैं, रिलीफ क्या क्या प्राप्त हैं। ठीक, तो ये मोटे तौर पर जान लीजिए कि इस अधिनियम में ये सारे प्रावधान हैं। ठीक, तो आप अपनी कॉपी में नोट्स भी अपडेट करते चलें और आप अपने मूल विधि की क्लास में हैं। मूल विधि को लेक्चर 1, 2, 3 इस तरह से सही सीक्वेंस में आपको देखना है। जिस मूल विधि में लेक्चर 1 लिखा है वो पहला क्लास है, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है। आप देखेंगे बड़े आसानी से आपका मूल विधि कवर हो जाएगा। और ये मूल विधि की जो क्लास है ये स्पेशली किसके लिए है? न केवल यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि ऐसे सभी लोग जो लॉ फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, या ऐसे सभी लोग जो एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं,
या LLB करने का इरादा है, उन सब के लिए ये कानून की समझ बनाने में आपको कारगर सिद्ध होगी। ठीक, चलिए इस अधिनियम को हम आगे ले चलते हैं और हर अधिनियम की तरह इस अधिनियम की भी धारा 2 परिभाषा खंड है, तो कुछ प्रमुख शब्द इसमें देख लेते हैं और वहाँ से परिभाषा पूछ लेता है। ठीक, तो एक तो है व्यथित व्यक्ति। एक क्या है? व्यथित व्यक्ति। भाई व्यथित व्यक्ति किसको कहेंगे, है ना? एग्रीव्ड पर्सन कौन है? तो क्या लिखा है? व्यथित व्यक्ति से आशय ऐसी पीड़ित महिला से है जो प्रत्युत्तरदाता की घरेलू नातेदारी में है या रही है। तो एक तो ये महिलाओं का प्रोटेक्शन है, तो महिलाएं ही पीड़ित होंगी। ये पूरी तरह से महिलाएं पीड़ित हैं। व्यथित व्यक्ति हमेशा महिला होती है और जो प्रत्युत्तरदाता माने जिसके खिलाफ शिकायत कराई जा रही है उसके साथ घरेलू नातेदारी में वो रह रही हो। प्रत्युत्तरदाता किसको कहते हैं? अब तो बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रत्युत्तरदाता और घरेलू नातेदारी ये दो बात बहुत ज़रूरी है। प्रत्युत्तरदाता किसको कहते हैं? यह भी परिभाषा खंड सेक्शन 2 में परिभाषित है। लिखा है कि प्रत्युत्तरदाता से कोई वयस्क पुरुष है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि अवयस्क पुरुष इसमें शामिल नहीं है। प्रत्युत्तरदाता से कोई वयस्क पुरुष है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में हो या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष की मांग की है। इसका मतलब व्यथित व्यक्ति कौन है? जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। प्रत्युत्तरदाता वो है, रिस्पोंडेंट वो है जिसने ये अपराध, जिसके ऊपर आरोप है कि यह अपराध किया है और जिसके अगेंस्ट महिला ने क्या मांग किया है, व्यथित व्यक्ति ने क्या मांग किया है? अनुतोष, रिलीफ की मांग की है। ठीक, घरेलू घटना रिपोर्ट। घरेलू घटना रिपोर्ट, तो घरेलू घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के किसी परिवार पर प्राप्त हुआ है। तो घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है? वही घरेलू हिंसा की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई किसी व्यथित व्यक्ति से, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट। ठीक, इसे भी आप नोट करेंगे। अब बात करते हैं घरेलू नातेदारी, क्योंकि व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता ये दोनों घरेलू नातेदारी में रहते हैं। तो यहाँ लिखा है घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी है, संबंध है, जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं। जरूरी नहीं है कि उसी समय रह रहे हों, अगर कभी रहे हैं तो भी माना जाएगा कि वो साझा घरेलू नातेदारी में हैं। वह आपस में रक्त संबंध द्वारा या तो जुड़े हैं, या तो विवाह संबंध के द्वारा जुड़े हैं, या दत्तक ग्रहण द्वारा जुड़े हैं, जैसे प्रकृति की कृषि नातेदारी द्वारा संबंधित है। ठीक, तो घरेलू नातेदारी, विवाह संबंध, रक्त संबंध द्वारा जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति जो आपस में साझा गृहस्थी में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? घरेलू नातेदारी। ठीक, तो देखिए अब नई बात आ गई, साझा गृहस्थी किसे कहा जाए? तो अभी तक हम लोग बात कर चुके किसकी? घरेलू व्यथित व्यक्ति, प्रत्युत्तरदाता, घरेलू घटना रिपोर्ट और घरेलू नातेदारी। साझा गृहस्थी की बात करें तो देखिए इस अधिनियम की साझा गृहस्थी शब्द में क्या लिखा है? साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी जानी जाती है, गृहस्थी, और कैसी गृहस्थी? ऐसी गृहस्थी जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्युत्तरदाता के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है या पहले कभी रह चुका है। इसमें ऐसी गृहस्थी भी आती है जिसमें व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता के संयुक्त रूप से स्वामित्व की किराएदारी भी हो। ठीक, अगर मालिकाना हक स्वामित्व कॉमन है, किराएदारी कॉमन है, तो उसे भी क्या मानेंगे? उसे भी साझा गृहस्थी माना गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख इस अधिनियम के शब्द हैं जो धारा 2 में परिभाषित हैं। इस परिभाषा को आपको पढ़े समझे रहना होगा, जिसमें प्रमुख है व्यथित व्यक्ति, प्रत्युत्तरदाता, घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप और साझा गृहस्थी, शेयर हाउस होल्ड। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जिसकी परिभाषा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के धारा 2 में दी गई है।
तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इस अधिनियम की जो सबसे प्रमुख धारा है उसकी बात करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। आखिरकार घरेलू हिंसा किसे मानेंगे, क्योंकि इसमें पीड़ित पक्ष के खिलाफ जो अपराध है वो क्या है, घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा कहाँ परिभाषित है, इस अधिनियम की धारा 3 में क्या लिखा है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्युत्तरदाता द्वारा कोई कार्य या लोप या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा। तो 3 बातें हैं, या तो कार्य करे तो भी क्या हो सकता है, प्रत्युत्तरदाता माने जिसके अगेंस्ट व्यथित व्यक्ति ने आरोप लगाया है घरेलू हिंसा की, तो उसका कोई कार्य, लोप या आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा यदि वह व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 3 के एक एक शब्द आपको क्लियर रखने हैं। इस अधिनियम की धारा 3 से सवाल आने की संभावना बहुत पर्याप्त होती है। तो व्यथित व्यक्ति का क्या हुआ है, शारीरिक दुरुपयोग हुआ हो, लैंगिक दुरुपयोग हुआ हो, मौखिक दुरुपयोग हुआ हो, भावनात्मक दुरुपयोग हुआ हो, आर्थिक दुरुपयोग हुआ हो। अगर इनमें से कोई दुरुपयोग हुआ है प्रत्युत्तरदाता के कार्य द्वारा या उसके लोप द्वारा, बिना कार्य किए, या उसके किसी आचरण द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की परिभाषा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 में है। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप नोट करते रहेंगे, आपके पास शार्ट नोट बना होना बहुत जरूरी है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 कहती है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। किसके पास संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की पावर किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। किस धारा में है, धारा 8 में है। और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो जिले स्तर पर नियुक्ति होती है जितना वह जरूरी समझे, और सामान्यतया पूरा प्रयास ये होगा सरकार का कि ये जो संरक्षण अधिकारी हैं वो महिलाएं ही हों। ठीक, तो धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, इस अधिनियम की धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है। और संरक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार जिले स्तर पर करता है। संख्या कितनी है, जितना उचित समझे राज्य सरकार। और क्या प्रावधान है, संरक्षण अधिकारी सामान्यतया महिलाएं ही नियुक्त की जाएंगी। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। धारा 8 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, राज्य सरकार को संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिकार है, ये बात हुई। अब बात करते हैं धारा 5 की। धारा 8 इसलिए पहले बात हुई कि पहले हम संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता के बारे में जान लें। धारा 4 में घरेलू हिंसा की सूचना, ये फिर एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा, और इस अधिनियम के धारा 4 में घरेलू हिंसा की सूचना। तो घरेलू हिंसा की सूचना कौन दे सकता है, कहाँ दे सकता है, लिखा है कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है, या तो हो चुका है, या हो रहा है, या किए जाने की संभावना है। 3 स्थितियां हैं। घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तब भी हो सकती है जब हो गया हो, या हो रहा हो, या होने की संभावना हो, एक्चुअल में अभी हुई न हो। इन तीनों स्थितियों में कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, तो इससे जुड़े अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा कहाँ है, धारा 3 में है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के प्रावधान है। घरेलू हिंसा की रिपोर्ट घरेलू हिंसा हो जाने, हो रहे होने, या होने की संभावना, इन तीनों स्थितियों में उपयुक्त अधिकारी के पास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यथित व्यक्ति ही इस बात की सूचना दे। ठीक, अब आगे लिखा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जैसे किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त होता है तो उसके निम्नलिखित ड्यूटी है। तो इस अधिनियम में संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता संगठन है, उसको अगर धारा 4 में घरेलू हिंसा की सूचना प्राप्त होती है
तो उसके कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। उनके क्या कर्तव्य हैं? सबसे पहले व्यथित व्यक्ति को क्या समझाना या बताना, सूचना देना, सेवा प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता, माने आपके ज़िले में आसपास व्यथित व्यक्ति को रिलीफ देने के लिए, सेवा देने के लिए कौन कौन से सेवा प्रदाता संगठन हैं। दूसरा, संरक्षण प्रदाताओं की सेवा की जानकारी। जो संरक्षण प्रदाता हैं, संरक्षण प्राधिकारी हैं, वो कौन कौन से मदद कर सकते हैं, इस बात की जानकारी। तीसरा, निःशुल्क विधिक सेवा के उनके अधिकार। जो व्यथित महिला है घरेलू हिंसा से, उसको ये बताना कि आपके पास निःशुल्क विधिक सेवा के अधिकार हैं। भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत परिवाद दाखिल करने का अधिकार। तो वहीं ये बताना कि आप 498A के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या दाखिल कर सकते हैं, एक कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। किस बात की? 498A की। ठीक, तो ये 4 प्रमुख संरक्षण अधिकारियों या पुलिस अधिकारी के पास ड्यूटी बताई गई है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत विधिक कर्तव्य बताया गया है। ठीक, ये बात धारा 9 में बताई गई है। ये सारी बातें कहाँ बताई गई हैं? इस अधिनियम की धारा 9 में। तो हम लोग अब जान गए क्या, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ, कब से लागू हुआ, कुल कितनी धाराएं हैं, इसका उद्देश्य क्या है। फिर अधिनियम की धारा 2 में व्यथित व्यक्ति किसको कहते हैं, प्रत्युत्तरदाता किसको कहते हैं, घरेलू नातेदारी क्या है और साझा गृहस्थी किसे बोलते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, कहाँ परिभाषित है, और घरेलू हिंसा की रिपोर्ट हम कैसे और कहाँ कर सकते हैं। फिर 9 कहता है कि जब घरेलू हिंसा की रिपोर्ट किसी पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता अधिकारी के पास आती है तो उनकी क्या ड्यूटी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुतोष की। जब घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कोई व्यथित महिला करेगी तो सेवा प्रदाता अधिकारी अनुच्छेद 12 में कौन कौन से अनुतोष हमें प्रदान कर सकता है, उन व्यथित महिला को कौन कौन से अनुतोष प्रदान कर सकता है। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलेगा तो आवेदन की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख नियत करेगा। तो सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ये है कि उसे सूचना मिलते ही, सूचना प्राप्त होते ही 3 दिन के अंदर एक तारीख नियत होगी कि कब इसकी सुनवाई होगी। दूसरा, प्रथम आवेदन के प्रथम सुनवाई की तारीख से जो आवेदन आया है घरेलू हिंसा की, कानून यह कहता है कि पहली सुनवाई से 60 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट प्रयास करेगा, न्यायालय प्रयास करेगा कि इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। ठीक, लेकिन व्यवहार में यह हो नहीं पाता है। फिर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत यदि कोई पक्षकार इस कार्रवाई को बंद कमरे में कराने का इच्छुक है तो मजिस्ट्रेट से अगर ऐसा व्यक्त करे तो मजिस्ट्रेट इसे बंद कार्रवाई भी कर सकता है, अर्थात ओपन न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी। तो इस अधिनियम की धारा 16 में बंद कमरे में कार्रवाई संबंधी प्रावधान है, लेकिन ये तब होगा जब व्यथित व्यक्ति इस बात का मंतव्य व्यक्त करे, तब मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। ठीक, सक्षम न्यायालय, इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण आदेश और अपराधों के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय कौन होगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। माने इस अधिनियम के अंतर्गत जो सूचना मिलेगी, परिवाद मिलेगा, विचारण कौन करेगा? इस मामले में विचारण का अधिकार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के पास है। तो ये देखिए लिखा है कि भाई इस मामले की सक्षम न्यायालय कौन है जहां सुनवाई हो सकती है। अब जब सूचना आ गई सक्षम न्यायालय कौन है ये हमने देख लिया, तो जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख आदेश आ सकते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो संरक्षण आदेश, दूसरा धन संबंधी आदेश, तीसरा प्रतिकर संबंधी आदेश और चौथा अंतरिम या एक पक्षीय आदेश भी किया जा सकता है। ठीक, तो इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम धारा 23 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? एक्स पार्टी ऑर्डर या एक पक्षीय आदेश भी किया जा सकता है। अब देखिए जो संरक्षण अधिकारी है उसके पास जब ड्यूटी आएगी, जब उसे मजिस्ट्रेट के पास क्या आएगा, जब कंप्लेंट आएगी तो उसकी सुनवाई होगी, तो उसमें एक तो संरक्षण आदेश पारित किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात और उसका प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाए कि घरेलू हिंसा व्यथित व्यक्ति के घरेलू हिंसा
गठित हो रही है तो प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में तथा प्रत्युत्तरदाता के लिए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में प्रत्युत्तरदाता के लिए निम्नलिखित आदेश प्राप्त दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले संरक्षण आदेश देता है और उसमें व्यथित व्यक्ति के पक्ष में प्रत्युत्तरदाता के लिए क्या आदेश आ सकता है, घरेलू हिंसा की किसी कार्य को रोकना। तो अगर घरेलू हिंसा चल रही है तो उसे रोकने का आदेश, घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता और दुष्प्रेरित न करना। अगर घरेलू हिंसा कार्य कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरित कर रहा है प्रत्युत्तरदाता तो उसे न करना, माने उसे रोक देना। व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में प्रवेश पर रोक, जहां वो पीड़ित महिला अब रह रही है वहां पर प्रत्युत्तरदाता नहीं जाएगा। और व्यथित व्यक्ति यदि बालक है तो उस विद्यालय के या अन्य किसी स्थान के आसपास न जाना। तो ये संरक्षण आदेश है, तुरंत प्रोटेक्ट कर रहा है मजिस्ट्रेट, एक तो ये कर सकता है। दूसरा जो धनीय आदेश हो सकता है, माने धन संबंधी आदेश हो सकता है, उसके अंतर्गत आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और उसके किसी संतान को नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए धन संबंधी आदेश कर सकता है। उसके जीवन यापन के लिए, तत्काल जीवन यापन के लिए प्रत्युत्तरदाता के ऊपर अंतरिम आदेश आ सकता है कि मंथली या एकमुश्त रकम कुछ न कुछ देनी होगी, ठीक। और प्रतिकर आदेश भी दे सकता है, कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। जितने भी अनुतोष होते हैं उन सब के अलावा मजिस्ट्रेट धारा 22 के अंतर्गत क्या कर सकता है, मानसिक यातना, भावनात्मक संकट, ये सब जो हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है, नुकसानी का आदेश दिलवा सकता है। तो ये प्रावधान धारा 22 में है और धारा 23 में है एक पक्षी ऑर्डर। तो देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना जैसे ही मिलेगी मजिस्ट्रेट के सामने वो 3 दिनों में कार्रवाई की पहली तारीख नियत करेगा। 60 दिनों तक कानून कहता है कि 60 दिनों के अंदर इसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ही सूचना मिलेगी पहली तारीख पर प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध आदेश हो सकते हैं, एक तो संरक्षण आदेश, धन संबंधी आदेश, प्रतिकर आदेश, और धारा 23 में एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है, तब जब प्रत्युत्तरदाता उपस्थित न हो तब, ठीक। इसके अलावा मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ कार्रवाई शुरू होती है। यदि व्यथित व्यक्ति उस ऑर्डर से संतुष्ट न हो तो अपील कर सकते हैं। तो जो अपील है वो इस अधिनियम की धारा 29 में है। कहाँ पर? इस अधिनियम की धारा 29 में अपील संबंधी प्रावधान है। मजिस्ट्रेट के आदेश की अपील 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में की जा सकती है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जहां पर कार्रवाई शुरू होती है उसके अपील आदेश की अपील 30 दिनों में कहाँ हो सकती है? सेशन कोर्ट में हो सकती है, सत्र न्यायालय में हो सकती है। और अपील संबंधी प्रावधान इस अधिनियम की धारा 23 में है, ठीक। तो इसे आप जरूर नोट करेंगे। इसके अलावा धारा 31 और धारा 33 ये दांडिक कानून है। कैसा कानून है? दंड संबंधी प्रावधान है। ये दंड जो है वो लिखा गया है कि यदि प्रत्युत्तरदाता जिसके लिए संरक्षण आदेश पारित किया गया है, अभी पीछे हम लोग देख करके आए कि जिसके लिए संरक्षण आदेश पारित किया गया है, अगर वह उसमें चूक करता है तो धारा 31 में उसके लिए दंड के प्रावधान है। प्रत्युत्तरदाता माने जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट आई है। 1 वर्ष तक कारावास और 20,000 रुपये तक जुर्माना। 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और सारे अपराध कॉग्निजेबल, संज्ञेय और अजमानती होंगे। इसके अंतर्गत जितने भी अपराध हैं वो कॉग्निजेबल हैं, संज्ञेय अपराध हैं, गंभीर मामलों को संज्ञेय अपराध कहते हैं, और नॉन बेलेबल हैं, अजमानती हैं। याद रहे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सारे अपराध कॉग्निजेबल हैं और अजमानती हैं, माने संज्ञेय अपराध हैं और नॉन बेलेबल हैं। व्यथित व्यक्ति के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी मजिस्ट्रेट निर्णय दे सकता है, माने जो सिद्धभारिता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, याद रहे। धारा 31 कहती है। धारा 33 में फिर दंड के प्रावधान हैं, लेकिन ये दंड संरक्षण अधिकारी जब अपने कर्तव्यों में चूक करेंगे तब के लिए प्रावधान है। तो संरक्षण अधिकारी जब धारा 33 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, कर्तव्यों का निर्वाह करने में चूक करते हैं तो उनके लिए दंड है।
और यहाँ लिखा है, यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए भी सजा के प्रावधान 1 वर्ष तक का कारावास और या 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए ये दो अनुच्छेद 31 धारा 31 और धारा 32 में दंड के प्रावधान, धारा 31 में प्रत्युत्तर दाता की चूक पर दंड और संरक्षण प्राधिकारी जो होते हैं उनकी चूक पर धारा 33 में दंड के प्रावधान हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सरकार के भी कर्तव्य बताए गए हैं। सरकार का कर्तव्य है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कर्तव्य बताया गया है और बताया गया है कि दोनों धारा 11 में, इस अधिनियम की धारा 11 में उनके पास यह दायित्व है, विधिक दायित्व है कि वो टेलीविज़न, रेडियो, मुद्रण इन सब के माध्यम से इस अधिनियमों के प्रक्रिया अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे इसके बारे में लोग जानें। और दूसरा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी जिसके अंतर्गत पुलिस हैं और न्यायिक सेवा के सदस्य हैं, उन्हें भी इसके बारे में ज़्यादा बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार धारा 11 के अंतर्गत किस ड्यूटी क्या रखी गई है, कर्तव्य क्या बताया गया है कि एक तो इस अधिनियम के बारे में और इनसे जुड़े प्रावधानों का खूब बेहतर प्रचार प्रसार करें और जिससे लोगों में जन जागरूकता है, लोग इस कानून के बारे में जानें। साथ ही साथ जो प्राधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, उन्हें क्या हो, उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाए इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, तो ये प्रमुख प्रावधान है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 37 में इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, नियम बनाने की पावर केंद्र सरकार के पास है। तो याद रहे, राज्य सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है। ठीक, तो देखिए ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा अधिनियम है, इस अधिनियम को अगर सिंपली ब्रीफ करें तो जो जनरली जो महिलाएं घर के अंदर जो उन्हें मानसिक प्रताड़ना, जो उन्हें आर्थिक यातना, जो उन्हें भावनात्मक ठेस पहुंचाई जाती है, जैसे शादी विवाह के बाद अक्सर देखा जाता है कि दहेज कम होने की वजह से बार बार सुनना पड़ता है, पता चला बच्चे देर से पैदा हो रहे हैं तो उस बात के लिए बार बार कहना, या किसी महिला दंपत्ति के केवल लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हुए हैं तो उसके लिए बार बार टार्चर करना, ये सब घरेलू हिंसा गठित करता है। तो कोई भी व्यथित व्यक्ति जब वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हो तो पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या संरक्षण प्रदाता अधिकारी को धारा 4 में घरेलू हिंसा की सूचना देगा। जैसे ही सूचना मिलेगी वैसे ही जो सेवा प्रदाता प्राधिकारी हैं उनके कुछ ड्यूटी बताई गई है कि वो तुरंत व्यथित व्यक्तियों को उनके राइट्स बताएंगे। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट 3 दिन के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और 60 दिन में कार्रवाई निपटाने का प्रयास करेगा। लेकिन 60 दिन में कार्रवाई निपटा पाना संभव नहीं है, भारतीय न्यायपालिका में इतना बोझ है। और फिर अगर व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है मजिस्ट्रेट से कि भाई कार्रवाई बंद कमरे में हो तो बंद कार्रवाई, यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है मजिस्ट्रेट के सामने कि कार्रवाई बंद कमरे में हो तो बंद कमरे में भी कार्रवाई प्रावधान है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश, धन संबंधी आदेश, प्रतिकर आदेश भी दे सकता है। साथ ही साथ धारा 23 में इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हो सकता है, इस अधिनियम के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश भी पारित किए जा सकते हैं। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ड्यूटी है कि इस अधिनियम का काफ़ी बेहतर प्रचार प्रसार करे। साथ ही साथ जो पुलिस अधिकारी हैं, न्यायिक प्राधिकारी हैं, प्रशासनिक प्राधिकारी हैं, उनको इस अधिनियम के बारे में प्रशिक्षित करें। तो इस पूरे अधिनियम का एक उद्देश्य है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण, अनुतोष प्राप्त करना और उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें कुछ अनुतोष कंपनसेशन के प्रावधान करना। इसके अलावा 2 लोग चूक कर सकते हैं इसमें, जो मजिस्ट्रेट के आदेश आते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, उसमें प्रत्युत्तर दाता चूक कर सकता है या जो सेवा प्रदाता प्राधिकारी हैं वो चूक कर सकते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से न करें। तो उन दोनों के लिए सजा के प्रावधान हैं और इन दोनों को सजा व्यथित व्यक्ति के एकमात्र
कोई भी एविडेंस से हो सकता है। ठीक, और सज़ा हो सकती है 1 साल तक की, या जुर्माना 20,000 रुपये तक, या दोनों, और दोनों ही मामलों में ऐसी सज़ा के प्रावधान हैं। तो ये था घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक, हम लोग अपने मूल विधि की क्लास में हैं। क्लास को प्रॉपरली देखना है। आपकी अपनी पेड क्लास में आप 119 रुपया पे करते हैं तो आपको मूल विधि मिलती है। अगर आप 159 रुपया पे करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मूल विधि सहित 6000 प्लस प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, जहां मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीएस के 6000 स्टैंडर्ड प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे टॉपिक वाइज आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। और 159 का लेवल लेने पर आपको उसी में इंक्लूड मिलता है क्या, मूल विधि भी। ठीक, तो जो आपके लिए सूटेबल हो उसे आप ज़रूर चुनें। आपके विशेष आग्रह पर ये समय निकालकर आपके लिए 6000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लास में मूल विधि को हम आगे ले चलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।